बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुनते आए कि ताकत जमहूर के पास हुआ करती है। जमहूर जो आप भी हैं और जमहूर जो मैं भी हूँ। न ताकत आपके पास है, न ताकत मेरे पास है। और ये एक अलमिया है जो रहा है। आप मेरी डिजिटल स्पेस पर हैं। मेरा नाम है डॉक्टर AM सैयद। 3 यू टर्न्स हैं जो आपसे डिस्कस करने हैं, और 3 यू टर्न्स की 3 मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। अमेरिका हमें रूसी तेल खरीदने से नहीं रोक सकता। अमेरिका हमें रूसी तेल खरीदने से नहीं रोक सकता। ये बयान है हमारे मुल्क के वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का, जो उन्होंने दुबई में PMLN के वर्कर्स से खिताब करते हुए दिया। बाद में ये अखबारों की ज़ीनत बना, मीडिया में चलता रहा, और हर सिमत अब इसकी ही बाज़गश्त है कि अमेरिका हमें रूसी तेल खरीदने से नहीं रोक सकता। और ये कहते हैं कि हमने ये भी बता दिया है कि अमेरिका आप हमें रूसी तेल खरीदने से नहीं रोक सकते क्योंकि इंडिया भी खरीद रहा है। कुछ याद आया आपको? आज से कुछ महीने पहले PMLN और PDM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान की तमाम बड़ी 13 जमातें, उनका मुश्तरका मौक़िफ़ ये था कि पाकिस्तान अमेरिका की मर्ज़ी के बग़ैर रूसी तेल नहीं खरीद सकता। इमरान खान साहब जो रूसी तेल खरीदने गए थे और जो मुआहिदा किया था, उस पर शदीद नुक्ताचीनी और शदीद तनकीद की थी PDM ने। लेकिन आज PDM ये कहती है कि अमेरिका आप हमें रूसी तेल खरीदने से रोक नहीं सकते हैं। साथ ही फिर यह भी फरमाया है कि अमेरिकी जो है वो G7 की कॉन्फ्रेंस में फैसला करेंगे कि हम तेल की क्या शरह मुकर्रर करेंगे वो सारे ममालिक के लिए, बशमूल पाकिस्तान, जो कि रूस से ये तेल ख़रीदना चाहते हैं। बसूरत दीगर या बल्फाज दीगर वो ये बताना चाह रहे हैं इसहाक़ डार साहब हमारे वज़ीर ख़ज़ाना कि कितनी लंबी जंजीर होनी चाहिए जिससे हमें बांधा गया है, उसका तयन भी अमेरिका ही करेगा। 1 जून 2004 को वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब थे उस वक्त, अब इसहाक़ डार साहब हैं, लेकिन 2022 जून में जो PMLN के वज़ीर ख़ज़ाना थे मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने CNN में बेकी एंडरसन को एक इंटरव्यू दिया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि अब ये मुमकिन ही नहीं है पाकिस्तानी बैंक वो LOC जो है वो खोल सके, और इसलिए हम अमरीकी ईमा के बगैर रशियन तेल लेने से कासिर रहेंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब ने बेकी एंडरसन के इंटरव्यू में CNN को 2022 में कहा था। यकायक पता नहीं क्या हालात तब्दील हुए हैं और किस कदर बड़ा ट्रांजिशन आया है कि ऐसा इनकलाब यकायक रूनमा हो गया है कि उनके दूसरे वज़ीर ख़ज़ाना इसी हुकूमत में 3-4 महीने बाद ये फरमाते हैं कि हम ये ख़रीद सकते हैं, और वो इमरान खान के बयान की तौसीक़ कर रहे हैं। इमरान खान के बयानिए की तस्दीक और तौसीक़ करता हुआ डार साहब का ये ऐलान जो है, ये हमें PMLN के एक और यू टर्न की तरफ ले जाता है। लेकिन ठहरिए, जब PMLN को ये एहसास होता है कि उनका मौक़िफ़ गलत था, उनका बयानिया गलत था, इमरान साहब का बयानिया सही था, और बअम्रे मजबूरी उनको यही बात इख्तियार करना है, तो उन्होंने तामुल नहीं किया। वो खान को यू टर्न का बादशाह कहते हैं, लेकिन ख़ुद उन्होंने इतना बड़ा यू टर्न लेने में तामुल नहीं किया, क्योंकि इस यू टर्न की डायमेंशन ये है कि इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा है, साथ ही हुकूमत का भी फ़ायदा है। अब हम एक दूसरी डायमेंशन की तरफ चलते हैं। लंदन हाई कोर्ट है, जस्टिस मैथ्यू निकलन है, और डेली मेल वर्सेस शहबाज शरीफ केस है, जो आजकल अखबारों, मीडिया और हमारे सोशल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है। शरीफ ने दरख्वास्त में ये कहा है कि डेली मेल को हटाने का दावा किया है इन्होंने, और डेली मेल का जो केस है उसमें अदालत ने शानदार रिमार्क्स दिए हैं। जस्टिस मैथ्यू निकलन ने कहा कि इस अदालत में वज़ीर आज़म और आम आदमी बराबर हैं, शहबाज शरीफ को पेश होना पड़ेगा वरना जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अगर आप ठहरिए और सोचिए तो इसकी बाज़गश्त मुसलमानों की हिस्ट्री में आपको मिल जाएगी। हज़रत उमर का बेटा अदालत में पेश होगा, खलीफा वक्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु अदालत में पेश होंगे, मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम खलीफा वक्त आधी दुनिया के बादशाह अदालत में पेश होंगे, और वो ये नहीं कहते कि उनको इस्तिस्ना हासिल है, वो ये नहीं कहते कि उनके साथ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाए। और ये बाज़गश्त आज 1400 साल बाद आपको दोबारा सुनाई दे रही है जस्टिस मैथ्यू निकलन लंदन हाई कोर्ट की अदालत में, और वो ये कहते हैं कि मेरी अदालत में वज़ीर आज़म है तो हुआ करे, आम आदमी और वज़ीर आज़म बराबर रहेंगे।
शहबाज शरीफ के वकील को 30,000 पाउंड का जुर्माना किया गया है और शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान साहब को 27,000 पाउंड का जुर्माना अदा किया गया है, क्योंकि वो अदालत की तंबीह के बावजूद वहाँ केस में पेश नहीं हुए और उन्होंने अपने आप को डिफेंड नहीं किया वर्सेस डेली मेल। शहबाज शरीफ के वकीला ने कार्रवाई रोकने के लिए हुक्म इम्तना की दरख्वास्त की थी, जिसको अदालत ने मुस्तरद किया और ये वाज़ेह किया कि हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि कोई वज़ीर आज़म है या उसकी कोई मसरूफियात हैं। आपने मुकदमा दायर किया है, आपके दूसरे फरीक ने सबूत जमा करवा दिए हैं, उनको डिफेंड करने के लिए आपको अदालत में पेश होना ही पड़ेगा, वज़ीर आज़म होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2019 में बरतानवी रोजनामा है डेली मेल और उसके रिपोर्टर और सहाफ़ी हैं डेविड रोज, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का एक स्कैंडल ओपन किया था अपने अखबार के अंदर, जिसमें उन्होंने फरमाया था कि सैलाब के लिए जो बरतानवी इमदाद दी गई थी उसको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, जो उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे, और उनके दामाद अली इमरान ने खुद बुर्द किया है और इस पे केस हो गया था। पाकिस्तान की अदालतों से वो बरी हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा और बाकी जो PDM के मुख्तलिफ रहनुमा हैं वो पाकिस्तान की अदालतों से बरी हो गए हैं। बरी होने के बाद वज़ीर आज़म साहब ने ये समझा था कि शायद ऐसा ही कुछ लंदन की अदालतों में भी होगा। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि डेली मेल 1.5 साल से मुख्तलिफ हीले बहानों से ताख़ीर कर रहा है। वो ये कहती हैं कि डेली मेल ताख़ीर कर रहा है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है उस केस को जल्द से जल्द निपटाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही उसके खिलाफ फरजाने की दरख्वास्त दायर की है। लेकिन ओरिजिनल मामला ये है और मुकदमा ये है कि डेली मेल ने सबूतों के अंबार लगा दिए हैं और पिछले 10-11 हफ्तों से बार बार अदालत के तलब करने के बावजूद जो है वो मुद्दा अलैहान यानी कि शहबाज शरीफ और उनके दामाद अली इमरान, उनके वकला पेश नहीं हो रहे अदालत के अंदर। इस बात पर जब अर्ली हियरिंग हुई थी, अर्ली हियरिंग में जस्टिस मैथ्यू निकलर ने कहा था कि डेली मेल सबूत पेश करे। सिर्फ इस इब्तिदाई बयान पर, अदालत के इब्तिदाई समाअत पर, जिसको मीनिंग हियरिंग कहते हैं, उस पे ही मुस्लिम लीग नून ने शोर मचा दिया था कि हम केस जीत गए हैं और शहबाज शरीफ साहब को इंटरनेशनल सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया गया था। मरीम नवाज ने एक रद्द-ए-अमल दिया था कि ना बरतानवी जज गॉडफादर नाम की फिल्म देखते हैं, ना गॉडफादर नाम का नॉवेल पढ़ते हैं। लंदन कोर्ट का ये फैसला, जिसको वो फैसला कह रही हैं, वो इब्तिदाई ऑब्जर्वेशन थी, सबूत है कि ये अदालत साकिब निसार साहब की अदालत नहीं है और एक जेन्युइन अदालत है। तो क्या अब PDM ने इंटरनेशनल सादिक और अमीन को जो डिक्लेयर किया था बजाते खुद, बज़ामे खुद, अदालत ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी, तो उसको उन्होंने फैसला कह के डिक्लेयर किया था। अब वो ये खुद कह रहे हैं कि अभी तक फैसला नहीं हुआ है। तो क्या ये यू टर्न लिया है उन्होंने? क्या अदालत ने यू टर्न लिया है? नहीं। बात ये है कि ये यू टर्न की एक सेकंड डायमेंशन है। जब शवाहिद सामने आएंगे और जब मारूजी हालात तब्दील होंगे, जब गवाहान सामने आएंगे, तो ओरिजिनल बयानिए से वापसी मुमकिन है। ये यू टर्न कहलाई जा सकती है, लेकिन बेहतरी की तरफ है। तो ये यू टर्न का एक सेकंड डायमेंशन है। थर्ड डायमेंशन बहुत इंटरेस्टिंग है और वो इस वक्त तमाम सोशल मीडिया में और तमाम डिजिटल मीडिया में, तमाम के तमाम मेन स्ट्रीम अखबारों में और मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर एंटर है। इमरान खान के फरेब ने पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है, ऐसा कह रहा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का। वो कहते हैं कि फाइनेंशियल टाइम के दिए गए हालिया इंटरव्यू में इमरान ने खुद गैर मुल्की साजिश को डिक्लेयर किया है कि ये नहीं हुई, यानी उन्होंने तरदीद कर दी है इसकी। और वो ये कहते हैं कि इमरान ने सियासी ज़िंदगी का सबसे बड़ा यू टर्न ले लिया है। हुकूमत नवाज मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि इमरान खान ने फाइनेंशियल टाइम के इंटरव्यू में ये कहा है कि अमेरिकी साजिश का मामला ख़त्म हो गया। और वो मज़ीद ये कहता है मीडिया कि हम अमेरिका से जो है वो अच्छे ताल्लुकात के हामी हैं। इसका मतलब है कि जो आपने साइफर पे अपना बयानिया बनाया था उससे आप वापस पलट गए हैं, यू टर्न ले लिया है। अब मामला असल में है क्या? फाइनेंशियल टाइम्स ये कहता है कि हम अमेरिका से, हम फाइनेंशियल टाइम्स के जो बाकायदा मुंदरजात हैं जो उन्होंने छापे हैं उसमें से कुछ इख्तिसाबात आपके सामने पेश करते हैं। वो कहते हैं कि
عمران خان صاحب نے فائنینشیل ٹائم کو انٹرویو دیتے ہوئے حالیہ مہینے میں یہ کہا کہ ہم امریکہ سے آقا اور غلام اور آقا اور نوکر کے تعلقات نہیں رکھیں گے. ماسٹر سلیو ریلیشن شپ اور ماسٹر سرونٹ ریلیشن شپ ول ناٹ بی کیریڈ اینی مور. ہم برابری کے دو طرفہ تعلقات رکھیں گے، ایسا کہتا ہے فائنینشیل ٹائم. جہاں تک میرا معاملہ ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ ختم ہو چکا، یہ پیچھے رہ گیا. عمران خان صاحب نے یہ فرمایا ہے اس انٹرویو کے اندر، فائنینشیل ٹائمز نے یہ لکھا ہے. ہمیں کرائے پر لی گئی بندوق کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. یہ شاندار جملہ عمران خان صاحب نے فائنینشیل ٹائم کی سٹوری میں کہا ہے، انہوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے. اس میں سب سے زیادہ قصوروار ہماری اپنی حکومتیں ہیں، وہ ریجیم چینج کی بات کر رہے ہیں. یوکرین جنگ سے ایک روز پہلے رشیا جانا ہماری سیاسی غلطی تھی، عمران خان صاحب نے تسلیم کیا ہے. ایسا کہنا ہے فائنینشیل ٹائمز کا. اور اس انٹرویو کا جو چھپا ہے، بظاہر تو یہ ایک بہت بڑا یو ٹرن لگتا ہے، لیکن اب کچھ چیزیں جاننے کی ضرورت ہے. سنیے، اس انٹرویو کی پوری ریکارڈنگ پی ٹی آئی کے پاس موجود ہے، اور اس ریکارڈنگ میں سے سلیکٹو پورشنز جو ہیں ان کی ویڈیوز جاری کر دی گئی ہیں. پی ٹی آئی نے اس کے متعلقہ حصوں کی کلپ ریلیز کی ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر ہے. عمران نے سائفر کی پوری کہانی بیان کی انٹرویو کے اندر، اور یہ انٹرویو ریکارڈڈ ہے اور اس کی ویڈیو موجود ہے، لہٰذا سائفر سے انکار نہیں کیا گیا. پھر عمران نے بیان کیا کہ کس طرح اندرون ملک سازشی استعمال ہو رہے ہیں، لہٰذا سائفر سے یا ریجیم چینج سے انکار نہیں کیا گیا. پھر یہ بتایا کہ سائفر اور وی او این سی ووٹ آف نو کانفیڈنس کا آپس میں باہمی تعلق کیا رہا اور کیا سازش ہوئی، لہٰذا سازش سے بھی انکار نہیں کیا گیا. اور یہ ساری ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے جو کہ فائنینشیل ٹائم نے مینشن نہیں کی ہے. پھر یہ بتایا کہ حکومت کی تبدیلی کو عوام نے کیسے دیکھا. پھر یہ بتایا کہ امریکہ سے فیوچر کے تعلقات کے حوالے سے وہ خواہاں ہیں کہ وہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ہوں گے. انہوں نے کہا کہ ہم برابری اور خودداری کے تعلقات رکھیں گے، آقا اور غلام کے تعلقات ہمیں منظور نہیں ہیں. اس کا بہت بڑا سیاسی فائدہ ہوا ہے اس یو ٹرن کا، اگر آپ اسے یو ٹرن کہتے ہیں. بہرحال یہ عمران صاحب کی اسٹریٹجک یو ٹرن ہے. اسٹریٹجک یو ٹرن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سے باقاعدہ ایک پورا بیانیہ بنایا ہے پی ٹی آئی نے. اس بیانیے سے ایک شاندار اور فقید المثال عوامی سپورٹ حاصل کی ہے جو آج تک پاکستان میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکی ہے. یہ بیانیہ اس وقت پاکستان میں اوور ویلمنگ ہے. پھر اسی بیانیے سے الیکشن جیت لیا گیا ہے. پنجاب اسمبلی میں الیکشن جیتا، پنجاب کی حکومت بنائی، ضمنی الیکشن وفاقی سیٹوں کے جیتے، اس سے بھی بیانیہ مزید مضبوط ہوا ہے. پاکستان کی ہسٹری اور تاریخ کے عظیم ترین لانگ مارچ کو کامیابی سے شروع کیا گیا ہے اور وہ کامیابی سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا ہے. اینٹائی یو ایس عوامی رسپانس کو کیش کیا ہے اس بیانیے نے. اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ 7 ماہ دیے گئے اس پی ڈی ایم کی حکومت کو اور اس کی بدترین کارکردگی کو عوام کے سامنے عیاں ہونے کا پورا موقع ملا ہے. اس سے مزید عمران خان صاحب کا بیانیہ جڑ پکڑتا ہے. سب سے اہم یہ بات ہے کہ بین الاقوامی طاقتوں کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے، سڑکیں دیکھیے، جلسے دیکھیے، لوگ دیکھیے اور خود آبزرو کیجئے. ہر سفارت خانہ خود آبزرو کرتا ہے اور اس کی رپورٹس بھیجتا ہے، اس کے سافر بھیجتا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انٹرنیشنل پلیئرز بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو فیوچر میں کس کے ساتھ کیا ڈیل کرنی ہے. بہرحال وہ کمزور اور نامقبول لوگوں کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا چاہیں گے. پاکستان کی جیو اسٹریٹجک اہمیت کے تحت بین الاقوامی طاقتیں کس سے بات کریں گی، وہ کون ہوگا جس سے وہ فیوچر کے تعلقات رکھنا چاہیں گی، اور اگر وہ شخص جس سے وہ فیوچر کے تعلقات رکھنا چاہیں گی وہ ان کو یہ گو سگنل دے رہا ہے، گرین سگنل دے رہا ہے کہ ہم اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں لیکن برابری کی سطح پر، جیسے کہ کوئی بھی دو خوددار ممالک آپس میں رکھتے ہیں. یاد رکھیں کہ یہ ایک تھرڈ ڈائمنشن ہے یو ٹرن کی جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی. بسا اوقات اپنے سیاسی موقف کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے یو ٹرن لینا ضروری ہوتا ہے. تو سپرفیشل طور پر یہ کہنا کہ یو ٹرن جو ہے کوئی بہت بڑی بدنام
चीज़ है, कोई बदनाम ज़माना लफ्ज़ हो गया है, या कोई बहुत बड़ा ब्लंडर है, या कोई बहुत बड़ी इखलाकी गिरावट है, ये बहुत सुपरफिशियल बात होगी और बहुत बैरूनी तह की बात होगी। अगर ये मल्टी लेयर्ड अप्रोच होती है जिसको एक्सेस करना ज़रूरी है, और उसको इमरान खान साहब ने बहुत अच्छी तरह एक्सेस किया है। इसको एक्सेस किया है, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल दी आपको, पीडीएम ने भी, नवाज शरीफ साहब ने भी, शहबाज शरीफ साहब ने भी, और बाकी लोगों ने भी। तो ये एक्सेस होता रहेगा और उसको समझने की ज़रूरत है। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। इस बारे में आप कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि यू टर्न के बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।